आइए हम लोग इस पे रिलेटेड थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है जी, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज समकोणिक हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उनकी संगत भुजाएं क्या होती है जी, समानुपाती। ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के कोण क्या है, संगत कोण आपस में बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, और वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। चलिए, तो ये कह रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। किसी भी प्रकार के आप दो त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा दो त्रिभुज बन गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं डी ई एफ। हमारा दो त्रिभुज बन गया ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके कोण जो है आपस में बराबर है। कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण सी बराबर कोण ई है, ठीक। कोण एफ है, सॉरी। इसने क्या रखा था कि कोण आपस में बराबर है, इसलिए हमने मान लिया कि कोण ए बराबर कोण डी है, और कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण एफ बराबर कोण सी, ठीक है। इसके कोण समकोणिक मान लिए। ये जो कह रहा है उसे लिख लेते हैं। तो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे जी, माना किसमें जी, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। कोण ए बराबर कौन है जी, तो कोण ए बराबर कोण डी है, कॉमा कोण बी बराबर कौन है, तो कोण ई है, कोण ई है। और क्या कह रखा है जी, तो और क्या रखा है, कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक है। इसने जो कह रखा है वो सारी चीजें हमने लिख दिया। हमें सिद्ध क्या करना है जी, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। हमें सिद्ध क्या करना है जी, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको तीन तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग कितने तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं जी, तो इसको हम लोग तीन तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज की स्थितियां कितनी हो सकती है, तो इन दोनों त्रिभुज की स्थितियां लिखेंगे, दोनों त्रिभुज की स्थितियां तीन प्रकार की हो सकती है। इन दोनों त्रिभुज की स्थिति कितने प्रकार की हो सकती है जी, तो इन दोनों त्रिभुज की स्थिति तीन प्रकार की हो सकती है। पहली स्थिति, हम लोग पहले स्थिति में मान लेंगे कि ए बी भुजा जो है डी भुजा के इक्वल है, ए बी भुजा डी भुजा के बराबर है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या मानेंगे, दूसरी स्थिति मान लेंगे कि डी भुजा जो है ए बी भुजा से छोटा है, डी ई भुजा ए बी भुजा से छोटा है, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या मान लेंगे, तीसरी स्थिति मान लेंगे कि डी भुजा जो है ए बी भुजा से बड़ा है, डी भुजा ए बी भुजा से बड़ा है। हमारा तीन स्थिति क्रिएट हो गया, पहला इक्वल, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा, ठीक है। ये तीन स्थिति क्रिएट हो गया। तो हम लोग पहले स्थिति के हिसाब से देखेंगे, तो लिखेंगे पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है जी, कि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में इक्वल है। पहली स्थिति
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में माना ए बी बराबर डी ई। हमने क्या मान लिया जी कि ए बी बराबर डी ई है। पहली स्थिति में क्या मान लिया कि ए बी बराबर डी ई है, ठीक है। तब देखिए यहाँ ए बी बराबर डी ई है और हमने देखा यहाँ पे कि कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण ई है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण इस कोण और इस कोण के इक्वल है। ये हमारा कहाँ से आया था जी? तो ये हमारा शर्त कह रहा था, हमारा प्रमेय कह रहा था, तो हम इसे लिख लेंगे। और चूंकि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, इसलिए कोण भुजा कोण समरूपता से हमने आपको त्रिभुज समरूप होने का 3 स्थितियां बताया था कि कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, और एक स्थिति बताया था तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग पहली स्थिति देख रहे हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सॉरी यहाँ लिखिएगा कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। सर्वांग सम कब होंगे जी? जब उनके सभी साइड आपस में इक्वल हो, तभी वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। तब देखिए हमारा कोण ए बराबर कोण डी निकल गया और भुजा ए बी बराबर क्या निकला? डी ई भुजा, और फिर कोण बी बराबर कोण ई निकल गया है, ठीक है। तो हमारे ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा जी? तो डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके हुए जी? तो त्रिभुज डी ई एफ के। जब सर्वांगसम हो जाएंगे कोई भी त्रिभुज, हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, तो यानी उसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर तो डी पहले से ही था, ठीक है, इसलिए बी सी बराबर कौन सा भुजा होगा जी? तो ई एफ होगा, ई एफ, तथा डी एफ बराबर क्या होंगे? डी एफ, सॉरी हम इधर से लिख रहे थे ना, इसलिए बी सी बराबर क्या होंगे? ई एफ हो गए, और दूसरा क्या होगा? ए सी बराबर डी एफ होगा, ए सी बराबर डी एफ, ठीक है, ए सी बराबर डी एफ। इसलिए लिखेंगे फिर से, इसलिए ए बी बट्टा डी ई, हमने देखा हुआ था, हमने क्या माना था कि ए बी बराबर डी ई है, और जब सर्वांगसम इसको मान के सिद्ध कर दिए तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, यानी सबको ये और ये भुजा आपस में इक्वल है, यानी भाग देने पर कट के एक आएगा। ठीक उसी प्रकार से बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, बी सी बटा ई एफ लिख देंगे, क्योंकि ये भी कट के आपस में क्या आएंगे? 1 आएंगे। उसी तरह से ए सी बराबर डी एफ लिख देंगे, ये भी कट के क्या आएंगे जी? तो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हम सबके इक्वल में लिख दे रहे हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात आ गया। ये इसने क्या कहा था कि अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होंगी? अनुपात में होगी, और वह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग समरूप होगा। अतः इसलिए लिख देंगे, अनुपात में आ जाने के बाद लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। पहला तरीका से ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में अगर पूछ दे
तो आप सिर्फ एक मेथड से ही बनाकर इसको आंसर दे सकते हैं, तीनों मेथड से बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया सर्वांग सम। हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वो समरूप भी होता है, तो ये हमारा समरूप सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगा जी? तो दूसरी स्थिति हमने आपको बताया था कि ये जो ए बी रेखा है डी रेखा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। तो आइए हम लोग दूसरी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्थिति क्या कहता है जी? तो दूसरी स्थिति कह रहा है कि ए बी भुजा जो है बड़ा है डी भुजा से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दूसरी स्थिति जब ए बी बड़ा हो किससे जी? तो डी भुजा से। ए बी बड़ा हो डी भुजा से, ए बी बड़ा हो डी भुजा से, यानी ये वाला भुजा जो है बड़ा है डी भुजा से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जी? इसमें हम लोग करेंगे डी ई बराबर ए बी पर एक बिंदु मान लेंगे और ई एफ बराबर ए सी पर कोई बिंदु मान लेंगे। ठीक है, और इसका नामकरण कर देंगे। रचना में हम इसे लिखेंगे। नामकरण मान लीजिए इसका एम नाम कर दे रहे हैं, इसका एन कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको मिला देंगे हम आपस में। ठीक है, तो इसे लिखते हैं हम लोग रचना में क्या लिखेंगे जी? तो रचना में लिखेंगे डी ई बराबर ए बी पर एम बिंदु तथा डी एफ बराबर ए सी पर एन बिंदु माना। इसको क्या किए हैं जी? मान लिए हैं। ठीक है, यानी अपने से। और आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे जी? तो एम और एन को मिलाए हुए हैं, तो लिखेंगे एम एक पाई दे देंगे, एन को मिलाया। क्या किए जी? मिलाया। अब देखिए फिर से हमारा एक शर्त यहाँ तैयार हो गया। शर्त क्या तैयार हुआ जी? तो ए एम बराबर डी ई माना है और ए एन बराबर डी एफ बना दिया है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में इक्वल है। ठीक है, और हम लोग का शर्त में दे रखा है कि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण भी हमारा इक्वल हो गया। ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल हो गया, यानी कोण ए बराबर कोण डी इक्वल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज जी? तो ए एम एन। हम लोग इस बार इस त्रिभुज को लेंगे ए एम एन। ठीक है, तथा त्रिभुज ए ई एफ में डी ई एफ में। ठीक है, हम लोग ले लिए ए एम एन त्रिभुज और डी ई एफ त्रिभुज। ठीक है, आइए हम लोग इसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले डी ई ए बी के इक्वल है। ए बी पर एक इक्वल बिंदु डालकर डी किसके इक्वल है जी? तो ए एम के इक्वल है। तो हम लिखेंगे ए एम इक्वल किसके जी? तो डी ई के। और दूसरा क्या था? तो ए एन इक्वल था किसके? तो डी एफ के। लिखेंगे ए, चलिए तो हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए एम एन और डी ई एफ को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे जी? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ए एम भुजा बराबर डी ई भुजा है, तो लिखेंगे ए एम बराबर डी ई। ए एम बराबर क्या है जी? डी ई है। उसके बाद हमारा शर्त में दे रखा है कोण ए बराबर कोण डी, ये दे रखा है। और दूसरा क्या था जी? तो ए एन बराबर डी एफ था। ए एन बराबर
डी एफ। तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या होगा जी? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम एन सर्वांग सम, कौन सा त्रिभुज जी? तो डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। यहाँ त्रिभुज का सिंबल बना देंगे, छूट गया था। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो फिर से इनके सभी कोण आपस में बराबर होंगे और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और हमारा शर्त में ऊपर दे रखा है कि कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। ये हमारा शर्त में ऊपर दे रखा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है, ये पहले से ही कह रखा है, ठीक है। तो हमने इस दो त्रिभुज को ए एम एन और त्रिभुज डी ई एफ को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जब सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो ए एम कोण बराबर भी ई कोण हो जाएगा और डी एम एन कोण बराबर भी एफ कोण हो जाएगा, ठीक है। सर्वांगसम जब सिद्ध कर दिए हैं तो लिखेंगे इसलिए कोण एम बराबर कौन सा कोण जी? तो कोण ई, और कोण एन बराबर कोण एफ, ठीक है। सर्वांगसम सिद्ध करने के कारण ये इक्वल होंगे। अब ये कह रखा है कि ये वाला जो कोण है इसके भी इक्वल है और ये वाला कोण इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो ये कौन से कोण दिख रहे हैं जी? तो ये कोण दिख रहे हैं संगत कोण। हम इसे कौन सा कोण कहते हैं जी? तो जब दो क्षैतिज रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट दे तो उसे कहते हैं संगत कोण। तो हमारा बी सी और एम एन दो क्षैतिज रेखा है और ए बी और ए सी दो तिर्यक रेखा इसे काट रहे हैं। और भी किस प्रकार काट रहे हैं जी? तो दोनों समान कोण पर काट रहे हैं। जब दोनों समान कोण बने यानी संगत कोण जब आपस में बराबर हो जाता है तो क्षैतिज रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण ई बराबर कौन सा कोण था जी? तो कोण ई बराबर कोण बी था, कोण बी। और कोण सी बराबर कौन सा कोण था? तो कोण एफ था। तो यहाँ लिखेंगे कोण एफ बराबर कोण सी। तो अगर इसको इग्नोर कर दें तो कोण एम बराबर कोण बी हो गया और कोण एन बराबर कोण सी हो गया, ठीक है। जब ये इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो कि संगत कोण है, कोण है। इसलिए क्या होगा जी? तो BC समानांतर होगा, BC समानांतर होगा किसके जी? तो MN के। BC समानांतर किसके होगा जी? तो MN रेखा के। तो हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था जी? तो जब कोई त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, यही नहीं पढ़ा था जी? अर्थात एक ही अनुपात में होंगे। तो AM बटा MB इक्वल हो जाएगा AN बटा NC, यही ना हमने पढ़ा था जी? पढ़ा था हम लोगों ने AM बटा MB इक्वल हो जाएगा AN बटा NC, यही पढ़े थे। हमने इसको इक्वल कैसे सिद्ध किया था जी? तो एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज लिए थे और इसी में कुछ रचना करके और भी त्रिभुज लिए थे और उसके बाद सिद्ध किए हुए थे। लेकिन इसके जगह हम अगर बड़ा वाला त्रिभुज मानकर अगर सिद्ध करते हैं तो भी हमारा सेम ही आंसर आता है।
ठीक है। इसलिए हम इसके जगह पर एक और चीज़ लिख सकते थे कि ए एम, हाँ, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी इक्वल हो जाता हमारा